सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। माय नेम इज अभिषेक, यू आर वाचिंग मैथ्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। तो देखिए, आप केमिस्ट्री में जो भी मतलब आईयूसी में जितना भी है, ज्यादातर रखना पड़ता है। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में भी बहुत सारा पार्ट लास्ट में जाकर रखना पड़ता है, जैसे कि सिलिकेट्स रखना पड़ता है। पर केमिकल बॉन्डिंग जो है ना, वो करने में एक मजा है। कारण chemical without chemical bonding you are nothing, means your existence is nothing without chemical bonding. So it's a very crucial topic, not only for education but also for your general knowledge. But let's start with this video. So chemical bonding, देखिए, हमारे वर्ल्ड में जितना भी पार्टिकल्स हमारे पास, एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, कुछ भी हुए, वो सभी एक स्टेबल स्टेट में रहने का कोशिश करते हैं। कोई भी अनस्टेबल होने का कोई ट्राई नहीं करेगा। जैसे कि आप भी देखिए, जैसे कि हम बड़े होते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसको, कोई बैकलैश नहीं दे रहा हूं मैं इसको। देखिए, हम बड़े होते हैं, पहले हम कुछ नहीं होता, बाद में जब हम एक सर्टेन एज लिमिट में पहुंच जाते हैं, वहां पर हमें हमारे मम्मी पापा क्या कराते हैं, हमको शादी करवा देते हैं। वो शादी का मतलब क्या है? देखिए, बहुत समय कोई इंसान अगर ज्यादा एज में जाकर शादी ना मतलब विवाह ना लेकर रहे, तो उस समय में वो अनस्टेबल हो जाता है। उसका उसका जो मन है वो बहुत डायरेक्शन में चला जाता है। उस डायरेक्शन में अगर चला जाए बहुत समय, मतलब यूनिडायरेक्शन मतलब बाई डायरेक्शन, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बहुत से डायरेक्शन में अगर इसका मन चला जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो डायरेक्शन है वो असल में अच्छा नहीं है, उसके लिए अच्छा नहीं है, पर वो चला जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या कराते हैं हमारे मम्मी पापा, हमको शादी करवा देते हैं। हमारा जो शादी का मतलब, ये तो मैं कोई लव गुरु थोड़ी ना आपको कुछ बता रहा हूँ, पर ऐसा ही कुछ मान लीजिए। तो सभी के जीवन में एक स्टेबिलिटी चाहिए। ऐसे ही एटम, मॉलिक्यूल जो भी है, सभी केमिकल्स के बीच में एक स्टेबिलिटी चाहिए, और ये स्टेबिलिटी हमको देता है केमिकल बॉन्डिंग। मतलब बॉन्डिंग होने से स्टेबिलिटी आएगा। आपको सीधा सीधा दिमाग में घुसा देना है कि जब तक एक केमिकल बॉन्ड बनेगा, तब तक इस मॉलिक्यूलर पार्टिकल का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए, तो केमिकल बॉन्डिंग अगर हम बोले, तो केमिकल बॉन्डिंग इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एटम्स or ions which holds them together. देखिए, केमिकल बॉन्डिंग सबसे एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कारण क्या? कारण कैसे पता चलेंगे? देखिए, अट्रैक्टिव जब जब अट्रैक्शन होगा, जब जब दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, तब तब स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ये जो लाइन मैं बता रहा हूं, आप रट लिए, आपको अगर कोई नींद से उठाकर भी अगर जगा दे, तब भी आप ये लाइन बोल सकते हैं सीधे सीधे। जब तक अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तब तक हमारे पास स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कैन नेवर बी रिपल्सिव फोर्स इन नेचर, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो देखिए, तो अभी देखिए, हम मतलब दो पार्टिकल्स केमिकल बॉन्ड बनाते ही क्यों है? दो पार्टिकल्स, व्हाई फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, व्हाई फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड बनाते ही क्यों है? तो जब हम पुराने थे, मतलब जब हमारे जन्म नहीं हुआ था, मेरा खुद का जन्म नहीं हुआ था, मेरा जो टीचर है वो खुद उनका भी जन्म नहीं हुआ था, बहुत बहुत साल पहले हम ऐसा कुछ, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, मतलब वो जो बंदर एंसेस्टर थे, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, मतलब इंसान थे। हाँ, वो लोग मानते थे कि क्या? वो लोग मानते थे सभी एलिमेंट्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। अभी बोलेंगे भैया आप इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन के, इसका मतलब क्या है भाई? तो देखिए, इनर्ट गैस हमारे पास कितना है? इनर्ट गैस हमारे पास टोटल 7 इनर्ट गैस है। तो वो क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन एंड ओगानेसोन। ओगानेसोन को छोड़ दीजिए, कारण ये एक रेडियोएक्टिव है, कारण इसका कोई स्टेट फिक्स नहीं है, इसको हम अभी के लिए छोड़ देते हैं। हीलियम जो है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, कॉन्फिगरेशन होगा 1s2। नियॉन का है 10, कॉन्फिगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6। आर्गन का है 18, जो कि होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 होगा शायद। देखते इसका 10 और 10, हाँ 18 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास इन सभी के लिए होगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, जो आपके सामने है, उनको हम कहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। उनको हम कहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी देखिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है, वो सभी उन लोगों ने क्या बोला था इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन सभी को ही चाहिए होता है। तो इसका मतलब क्या? जैसे कि हमारे पास सोडियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है,
और नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका वो कुछ ऐसा है 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो भाई देखिए आपके हम क्या देख सकते हैं कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम छोड़ दे, एक इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम रिमूव कर दे, तो भाई हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो क्या हमारे पास जो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर रहा है। और नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है क्या? हाँ भाई, तो इसको ही हम कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास सोडियम जो है तो Na+ बन जाएगा और जो क्लोरीन है वो क्लोरीन माइनस बन जाएगा। देखिए ना कैसे बना, क्लोरीन माइनस क्लोरीन के पास हमारे पास क्या आ जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1s2 2s2 3s3p होगा क्या मैम? यहाँ पर तो 6 हो गया, 18 हो गया। और क्लोरीन का था हमारे पास कितना था? अच्छा सॉरी, क्लोरीन 3s2p5 था। तो ये क्या करेगा, एक बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और बन जाएगा 3p6, जो कि हम देख सकते हैं कि ये भाई आर्गन के साथ मैच कर रहा है क्या? हाँ भाई, आर्गन के साथ मैच कर रहा है। तो ये बन जाएगा Cl-। तो Na+ और Cl-, दो ऑपोजिट चार्जेस का पार्टिकल हमारे पास है, उनके बीच में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्या? हाँ भाई, आराम से होगा, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहे दोनों पार्टिकल्स के बीच में तो अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करने के समय एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएगा हमारे पास, जो कि आता है NaCl, जो कि आप रोज खाने में खाते हैं, जो कि नाम है कॉमन सॉल्ट। तो ऐसे हमारे पास जो पूर्वज थे उन लोगों ने बोला था भाई ऐसे करके केमिकल बॉन्ड बनता है। पर जाते जाते नेक्स्ट जो थ्योरी आया वो किसी एन परलेट नाम से एक साइंटिस्ट आया। उन्होंने क्या कहा कि इनर्ट गैस जो है, तो भाई हम यहां पर से क्या देख सकते हैं, सभी इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन चाह रहे हैं। तो जो बेस लाइन है मेजरमेंट का वो इनर्ट गैस है। तो उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने इनर्ट गैस का ही कंपाउंड बना दिया। मतलब इनर्ट गैस, तो उन्होंने मतलब देखिए इनर्ट गैस क्या, उन्होंने इनर्ट गैस का मतलब जिनॉन का कंपाउंड बना दिया। उन्होंने जिनॉन का कंपाउंड बना दिया। तो हमारे पास जो बेसलाइन था वो बेसलाइन खुद ही भाई इनर्ट गैस था, जो उसमें जिनॉन भी एक एलिमेंट आता है। तो हम अभी क्या बोल सकते हैं कि इस डिस्कवरी के बाद क्या बोल सकते हैं कि भाई इनर्ट गैस खुद ही स्टेबल नहीं है, वो खुद ही मोर स्टेबल की ओर जा रहा है। तो अगर खुद ही मोर स्टेबल की ओर जा रहा है तो इसको हम एज ए लाइन ऑफ मेजरमेंट नहीं ले सकते। तो इस कारण से जो प्रीवियस जो हमारे पास थ्योरी था, जो कि इनर्ट गैस स्टेबिलिटी, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस में था, वो हमारे पास डिनाई हो जाता है कि हमारे पास सभी जो मॉलिक्यूल्स है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के तौर से हम इसको मेजर नहीं करेंगे, कारण इनर्ट गैस खुद ही बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अगर हम बोले तो इनर्ट गैस भाई जिनॉन का मॉलिक्यूल तो हमने कभी भी नहीं देखा, तो ये क्या है? तो जिनॉन का मॉलिक्यूल है। तो अगर हम बोले जिनॉन का जो मॉलिक्यूल है, मतलब जिनॉन कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं, कुछ एग्जांपल अगर बोले तो एग्जांपल है हमारे पास कुछ एक कंपाउंड है हमारे पास जो कि है जिनॉन प्लस एक कॉम्प्लेक्स है PTF6 जो बनाता है जिनॉन प्लस और PTF6 माइनस। ठीक है, तो ऐसा कुछ एक कंपाउंड बनाता है हमारे पास जिनॉन भी। तो इसके बेसिस के ऊपर एन बर्नेट ने क्या कहा भाई, हमारे पास जो पुराना जो कॉन्सेप्ट था वो भाई अप्लाई नहीं होगा। तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हमारे पास जो इनर्ट गैसेस है उसका नाम चेंज करके नोबल गैसेस कर दिया। कारण क्यों भाई, इनर्ट गैस मतलब क्या हमारे पास, इनर्ट गैस मतलब स्टेबल है, मतलब इनर्ट गैस मतलब कुछ किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, पर हमारे पास देख सकते हैं कि जिनॉन रिएक्ट कर रहा है। तो इसका जो इनर्ट गैस नाम है वो अप्लाई तो नहीं होगा, पर फिर भी हम बहुत समय अप्लाई कर लेते हैं, कारण जो पुराने जो किस्म से चल रहे थे वो चल ही रहा है, कुछ ऐसा कर रहे हैं। पर असल में इनका नाम नोबल गैस ही से ठीक है भाई। तो नेक्स्ट जो है इसके बेसिस में और एक चीज प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास जो पहला जो कॉन्सेप्ट था उसके बेसिस में उन लोगों ने बोला था कि भाई सभी मॉलिक्यूल, सभी एलिमेंट कुछ भी एलिमेंट अगर हो जाए, कोई भी एलिमेंट अगर है, उनका जो वैलेंस शेल है या कोई भी शेल है, उन शेल्स में
8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता, जिसको हम ऑक्टेट भी कहते हैं। नॉट एप्लीकेबल फॉर हीलियम बिकॉज इट फॉलोज डुप्लेट। ठीक है, तो ये जो थ्योरी था वो भी डिस्प्रूव हो गया था, कारण बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में ऐसा मिल गया था जहां पर भाई 8 इलेक्ट्रॉन से ऊपर भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है वैलेंस शेल में, जैसे कि PCl5। और ये कैसे एग्जिस्ट करता है वो हम सामने जाकर पढ़ेंगे। अगर हम बोले भैया आप इस वाले जो वीडियो है उसमें कितना तक कराएंगे, भाई मुझे खुद भी नहीं पता, भाई जितना कर सकते हैं कराएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट बाकी रहेगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। ठीक है, तो अगर हम स्टेबिलिटी का जो है वो ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो देखिए हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये न्यूक्लियस है भाई। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स होगा, तो इसको हम नाम देते हैं FR, F रिपल्शन। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी होगा हमारे पास, तो और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में तो भाई और रिपल्शन होगा। ठीक है, और रिपल्शन होगा, पर यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, इनके बीच में तो भाई अट्रैक्शन होगा। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं FA। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हमारे पास हमारा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। हाँ, आराम से हो जाएगा। तो देखिए एक फिक्स्ड जो बॉन्ड लेंथ कंडीशन में सब समय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्यों? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है फोर्स ऑफ रिपल्शन के साथ, तभी तभी दोनों कैंसिल आउट होके हमारे पास नेट जो फोर्स होगा वो जीरो बनाएगा। उसको हम कहते हैं स्टेबल। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? एक सिस्टम में नेट फोर्स जीरो लग रहा है, यही तो स्टेबल है, यही तो इक्विलिब्रियम है। इसको ही तो हम कहते हैं स्टेबिलिटी अचीव करना, तो इसको ही हम कहते हैं स्टेबल। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस और रिपल्शन, डिस्टेंस और स्टेबिलिटी के बीच में अगर एक ग्राफ बनाए तो ग्राफ होगा भाई हमारे पास ऐसा। ये हमारे पास एक्सिस हो गया, और इसके ऊपर भाई ये क्या हो गया, यहां पर ये जो ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। एनर्जी मतलब एनर्जी जीरो है तभी हमारे पास मतलब एनर्जी अगर बढ़े, मतलब एनर्जी घटे तभी हमारे पास स्टेबिलिटी बढ़ेगा। मतलब स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। Any form of energy, it can be any form, it can be kinetic, it can be a potential, it can be heat. Heat is nothing but the total kinetic plus potential of the body. Okay, so here is potential energy and here is the internuclear distance. Internuclear distance. ठीक है, here is potential energy, here is internuclear distance. So in this condition the nuclear distance is much more higher, so much more lower. So as the nuclear distance, मतलब हमारे पास जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो एक के साथ एक बहुत ही क्लोज में है, तो उसमें क्या देखिए, और एक लाइन आपको याद रखना है कि रिपल्शन इज एन क्लोज रेंज फोर्स। रिपल्शन इज ए क्लोज रेंज फोर्स। जब कोई तो लाइक चार्ज, आप ऐसे सोचिए ना, आप जनरल जो कंडीशन प्रैक्टिकली सोचिए सब कुछ, तो दो लाइक चार्ज हमारे पास सामने हैं, तो जितना सामने लेंगे एक मैग्नेट को, दोनों साउथ पोल्स को जितना सामने लेंगे उतना क्या रिपल्शन का जो प्रभाव है, प्रभाव बढ़ेगा। हाँ भाई 100% बढ़ेगा। और जितना दूर लेंगे उतना ही हमारे पास जो रिपल्शन का प्रभाव है वो कमेगा, पर जो अट्रैक्शन का प्रभाव है वो बढ़ जाएगा। हाँ भाई 100% बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो हमारे पास यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी जब जब रिपल्शन बढ़ेगा तब तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे जाकर ऐसे जा रहा है। ठीक है, अभी देखिए यहां पर जो कंडीशन है जहां पर एनर्जी
नेगेटिव डायरेक्शन में सबसे कम है, यही हमारा बॉन्ड लेंथ है, यही हमारा बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। मतलब इसी कंडीशन में एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ आर है, और इसके आगे जितना भी पार्ट है, इस वाले पार्ट में हमारे पास एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ आर है, और इस वाले पार्ट में एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ आर है। कारण न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो अट्रैक्शन का प्रभाव बढ़ेगा और रिपल्शन का प्रभाव कमेगा, घटेगा। और इस वाले पार्ट में न्यूक्लियर डिस्टेंस कम है, तो अट्रैक्शन का प्रभाव घटेगा, रिपल्शन का प्रभाव बढ़ेगा। तो इसको हम एक स्प्रिंग की तरह पकड़ सकते हैं। देखिए, मतलब स्प्रिंग, अगर हम इसको एक मॉलिक्यूल ले लें, उसके बीच में हम एक स्प्रिंग पकड़ लें, स्प्रिंग ऐसे कंट्रोल करता है, स्प्रिंग ड्रॉ करते हैं। तो एक स्प्रिंग क्या हो रहा है हमारे पास, मतलब एक स्प्रिंग में हम स्प्रिंग को जितना एक्सपांड करेंगे उसका जो पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ेगा। पर हमारा जो स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है, जिसको हम, मतलब अगर फिजिक्स में आप अगर एलएनएम पढ़े हैं तो आप नेचुरल लेंथ के बारे में कुछ नॉलेज होगा। तो नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। अगर इसको कंप्रेस करें तब भी ना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहेगा, अगर इसको एक्सपांड करें तब भी इसको पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है। अगर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करें तो एक क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता है, जो कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि हमारे पास ऐसा एक ग्राफ है, और यहाँ पर हमारे पास ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, और यहाँ पर डी है, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और एक ग्राफ है हमारे पास कुछ ऐसा, एक ग्राफ है हमारे पास कुछ ऐसा, और एक ग्राफ है हमारे पास कुछ ऐसा, सॉरी, एक ग्राफ है हमारे पास कुछ ऐसा, अभी भी नहीं हुआ, ऐसा, ठीक है। तो अभी बोलिए कि इनमें एक बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर करिए। मतलब बॉन्ड एनर्जी अभी नाम तो नहीं दिया मैंने, एक मिनट। ये है हमारे पास, पकड़ लीजिए, एच बॉन्ड है, ये हमारे पास HF बॉन्ड है, और ये हमारे पास HCl बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको कंपेयर कैसे करेंगे? अगर बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करने के लिए बोले हमारे पास, तो इसको कंपेयर कैसे करेंगे? देखिए, यहां पर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास इतना तक है। अगर इसको A नॉट पकड़ लिए, इसको हमारे पास B नॉट पकड़ लिया, और इसको हम C नॉट पकड़ लिए, क्या देख सकते हैं हम कि B नॉट सबसे ज्यादा है, उसके बाद A नॉट, उसके बाद C नॉट, ठीक है। तो इसी के बेस में हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि HF जो है, HF का बॉन्ड एनर्जी F से ज्यादा है। कारण क्यों? कारण हमारे पास जो यहां पर जो है, यहां पर FA इक्वल्स टू FR है, मतलब बॉन्ड लेंथ है। तो बॉन्ड लेंथ जितना बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ जितना बढ़ रहा है, उतना ही इसका जो बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा तो हमारे पास जो तोड़ने का जो एनर्जी है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि HF सबसे ज्यादा एनर्जी लेगा, H उसके बाद आएगा, उसके बाद HCl आएगा, ठीक है। तो ऐसे एक सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद अगर हम देखें तो बहुत सारे, मतलब अभी देखिए, केमिकल बॉन्ड्स एक तरह का नहीं होता। एक केमिकल बॉन्ड्स असल में क्या है? असल में केमिकल बॉन्ड्स इज नथिंग बट सम अट्रैक्टिव फोर्सेस। सो अट्रैक्टिव फोर्सेस का भी बहुत तरीके के अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। तो अगर हम इसको एक क्लासिफिकेशन चार्ट में इसको लिखे तो केमिकल बॉन्ड है हमारे पास, उसमें कुछ ऐसा अगर इसको कंपैरिजन करें तो हमारे पास एक केमिकल बॉन्ड हो गया, केमिकल बॉन्ड, और इस डायरेक्शन में कुछ वीक फोर्सेस है, ठीक है। और अभी इस केमिकल बॉन्ड के बीच में, मतलब अगर इसको हम इसे कंपेयर करें केमिकल बॉन्ड और वीक फोर्सेस के बीच में, तो जिसका भी जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एनर्जी इज मोर देन 150
किलो जूल पर मोल, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, और बाकी सभी को हम वीक फोर्स कहते हैं। जनरली बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं इसमें, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड में पहला जो आता है वो हमारे पास होता है आयोनिक बॉन्ड, सेकंड होता है हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा जो होता है वो हमारे पास होता है मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। और वीक फोर्सेस में हमारे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, और एक आता है हमारे पास कुछ और वीक फोर्स आते हैं जिनको हम मतलब और भी क्लासिफिकेशन इसको कर सकते हैं, कि जैसे कि हो गया हमारे पास आयन डाइपोल अट्रैक्शन, उसके बाद हमारे पास है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाइपोल अट्रैक्शन, उसके बाद आता है हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, उसके बाद आता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। और यहां पर हमारे पास जो लास्ट का जो तीन है ना, इस लास्ट के तीन को हम ऑल्सो नोन एज अ वेन फोर्सेस, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसा एक क्लासिफिकेशन आ जाता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लासिफिकेशन का चार्ट है ये। कोई इतना कोई मतलब रॉकेट साइंस है नहीं, तो इतना तक है हमारे पास, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम अप टू मतलब आयनिक बॉन्ड्स उतना तक करेंगे, उसके बाद कोवैलेंट कोऑर्डिनेट, उसके बाद बाकी सब हमारे पास और भी पार्ट्स इसके आएंगे। एक पार्ट्स में केमिकल बॉन्ड कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, मतलब अगर हम इसको मतलब 1-2 घंटा मतलब क्या बोल सकते, 3-4 घंटे का अगर वीडियो हो जाए तब खत्म हो सकता है, पर ये 1 घंटे में एक वीडियो में तो कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो आते हैं हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग में। देखिए आयनिक बॉन्डिंग इज एब्सोल्युटली नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जो हमको मैंने जो आपको दिखाया था NaCl और Cl- वाला, वो ही आयनिक बॉन्डिंग है। आप देख सकते हैं, देखिए वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, वहां पर एक नेगेटिव चार्ज बन रहा है, और जैसे कि पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, नेगेटिव चार्ज बन रहा है, उन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, और वो दोनों एक सिंगल पार्टिकल बन रहा है, और इसको ही हम कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। इट इज नथिंग सो कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज आयनिक बॉन्डिंग में क्वेश्चन ज्यादा बनता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं आ गया, जैसे कि ब्लू मटेरियल हो गया, उनका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स आता है, वो भी हम समझाएंगे, सब कुछ कराएंगे, प्रॉब्लम नहीं है। आप एकदम इतना कोई टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। देखिए केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो देखिए हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, पहले ही बोल रहे, तो हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जहां पर केमिकल बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड, अच्छा ठीक है, हम इसको बाद में कराते हैं। तो ठीक है, कुछ पॉइंट अगर हम देखे तो इसको मैं क्या हो सकता है, जब देयर इज ए 100% ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन के बीच में एक 100% ट्रांसफर होगा, मतलब आयनिक बॉन्डिंग कब होता है? आयनिक बॉन्डिंग होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के समय। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि हम क्या देख सकते थे कि ऐसे कि हमारे पास Na और Cl आ गया, यहां पर Na को हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, और Cl को हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। तो क्या कर सकता है भाई, Na क्या हमारे पास Na जो है, उसके पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है कुछ ऐसा है हमारे पास, जो वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दिखाया हमने। Cl के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या करेगा, ये जो Na है, Na उसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा। तो क्या हो जाएगा, Na
Cl दे देगा, मतलब क्या, उसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया इलेक्ट्रॉन से, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और Cl में क्या, Cl का मतलब ये हमारे पास ऐसा कुछ आ गया, ऐसा आ गया, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन लिया है उसके कारण क्या हो गया, उसके कारण नेगेटिव चार्ज में बढ़ गया, तो नेगेटिव हो गया ये। तो अभी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन तो बनेगा ही बनेगा, जिसको हम कहते हैं ESU, ESF, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसके कारण हमारे पास NaCl का जन्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या कुछ पॉइंट हो जाते हैं वो देख लेते हैं कि हाँ ये सब कुछ है, मतलब इससे कोई पॉइंट, अगर हम इसको मतलब इसको ही हम थोड़ा सा मतलब पॉइंट वाइज इसको लिखा है तो यही हमारे पास है। आपको सिर्फ याद रखना है 100% ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत समय 100% ट्रांसफर नहीं है तब भी हो जाता है, तब भी हो जाता है। 50% कुछ डिफरेंस है तो उसके बाद भी हो जाता है, उसके प्रॉब्लम कुछ है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या बता सकते हैं इसको, मतलब यहाँ पर जो, हाँ इसको और एक चीज बता सकते हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव पार्टिकल विथ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज, ठीक है, तो पार्टिकल विथ पॉजिटिव चार्ज इसको हम कहते हैं कैटायन, और पार्टिकल विथ नेगेटिव चार्ज हम इसको कहते हैं एनायन। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल क्या है हमारे पास, Na प्लस पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर हमारे पास Cl माइनस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, उसको हम कहते हैं कैटायन और एनायन। ठीक है, तो अभी वैलेंसी आप एक टर्म्स पढ़े होंगे कि वैलेंसी क्या है। अब इसको वैलेंसी का बहुत सारा ऐसा ही, मतलब वो जो केमिकल बॉन्डिंग वाला था ना, केमिकल बॉन्डिंग की तरह बहुत सारा डेफिनेशन आया था पहले वैलेंसी को, मतलब ऐसा कुछ डेफिनेशन दिया था उन लोगों ने कि एक पार्टिकल जितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा उसको ही हम वैलेंसी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास Cl हो गया, Cl एक ही एच के साथ बॉन्ड बनाता है, मतलब अब पढ़े होंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इसका जो वैलेंसी हो जाता है वैलेंसी 1 आ जाता है। और ऐसे ही सेम तरीके से अगर हम ये देखें कि अच्छा ठीक है, वैसे ही हमारे पास वो जो थ्योरी है वो बाद में जाकर डिस्कस हो जाता है, आपको सभी को पता है वो थ्योरी। अभी हमारे पास जो क्या आ जाता है, वैलेंसी का जो मेन डिफिनेशन है वो होता है हमारे पास, वैलेंसी का जो मेन डिफिनेशन हो जाता है वो हमारे पास होता है कुछ ऐसा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर गेन्ड और lost or shared is known as valency। तो अभी यहाँ पर जो शेयर्ड वाला जो टर्म है वो तो भी हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग में तो आएगा ही नहीं, कारण आयनिक बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन शेयर होता ही नहीं। तो हमारे पास जो गेन और लॉस वाला टर्म है उसको ही हम कहते हैं वैलेंसी, और मोर स्पेसिफिकली आयनिक बॉन्डिंग में वैलेंसी को एक स्पेशल नाम है जिसका नाम है इलेक्ट्रोवैलेंसी। और इलेक्ट्रोवैलेंसी कैसे हम निकालेंगे, एक पार्टिकल के ऊपर जैसे कि Na+ हो गया, Na+ के ऊपर 1 है तो इस Na+ का इलेक्ट्रोवैलेंसी +1 है। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी +1 है। इलेक्ट्रोवैलेंसी के समय आपको सामने जो साइन है वो मेंशन करना पड़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मेंशन करना पड़ता है। अगर आप कोवैलेंसी जो कि कोवैलेंट बॉन्ड के समय लगता है उसमें पार्टिकल के मतलब नंबर के सामने सिर्फ नंबर ही चाहिए होता है, कोई साइन आपको देने का कोई जरूरत नहीं बनता। ठीक है, ऐसे ही Cl- अगर देखिए तो Cl- का इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा -1, Mg होता है Mg2+, Mg का तो क्या हो जाएगा +2। ऐसे ही हमारे पास प्रोसेस चलता रहता है। और ठीक है, तो इतना ही हमारे पास आज के वीडियो के लिए, जहां पर हमने क्या किया, हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कुछ बेसिक डिफिनेशन पढ़ा, केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है वो पढ़ा था हमने। हम उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग का जो ग्राफ है एनर्जी के साथ वो कैसा होता है वो देखा था। केमिकल बॉन्डिंग इंटरेक्शन का जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो देखा था हमने, जैसे कि जिसमें केमिकल बॉन्डिंग और वीक फोर्स के बारे में हम डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लास्ट में आयनिक बॉन्डिंग को देखा था। यही हमारे पास पार्ट 1 में था, और पार्ट 2 में हम कोवैलेंट बॉन्ड से शुरू करेंगे और
वीडियो अगर अच्छा लगे तो क्या करेंगे आपको खुद ही पता है, जाकर जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साइड में रहे जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, पीस आउट।